IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मॉडर्न इंडिया की जो क्लास चल रही है, आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे और ये आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसका जो कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था, उसके पीछे क्या कारण था, ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था, क्या मंशा थी और भारतीयों के लिए क्या जो है ये खतरा उत्पन्न हुआ। तो रॉलेट एक्ट से जुड़े हुए सारे जो है टॉपिक को देखेंगे और वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे आपसे। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो पूरे दुनिया में जिसकी आलोचना की गई थी ब्रिटिश सरकार को लेकर के, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लेकर के। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रॉलेट एक्ट के कारण ही पंजाब के जो लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया और उन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्वक जलियांवाला बाग में लोग बैठ के धरना दे रहे थे और फिर गोली चलाई गई। एक दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जनरल डायर और जनरल माइकल ओडायर। तो जनरल डायर और माइकल ओडायर में क्या अंतर है, ये बहुत सारे बच्चों के सामने जो है एक प्रश्न रहता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो उद्देश्य ये भी है कि उसको भी क्लियर किया जाए और उसके बारे में बताया जाए कि ओडायर कौन थे और माइकल ओडायर कौन थे, उधम सिंह ने गोली किसको मारी थी, कहाँ मारी थी, कैसे मारी थी। तो जलियांवाला बाग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पूरा देखेंगे, डायग्राम मैप के माध्यम से देखेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। एक एक करके चलते हैं। जलियांवाला बाग के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी, जैसे हंटर समिति, तहकीकात समिति। तो किसने क्या बनाया था, उसके मेंबर कौन कौन थे, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को हम यहाँ पर देखेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक अमानवीय हत्याकांड जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। तो जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट से हम लोग आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कि दमनकारी कारण, अकल्पनीय घटना और उसका दूरगामी परिणाम क्या निकला, इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और इसी दो घटनाओं को लेकर के महात्मा गांधी ने आगे चल करके असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो असहयोग आंदोलन को अलग वीडियो में हम लोग अलग क्लास में देखेंगे। आज सबसे पहले हम लोग रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग को देखते हैं। याद देखिएगा, 1919 की पृष्ठभूमि, उभरता राष्ट्रवाद और ब्रिटिश दमन। 1919 के देखा गया तो उस समय भारत में राष्ट्रवाद तेजी से उभर रहा था, उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन तेजी से उभर रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार का कहना यह था कि राष्ट्रवाद को दबाना है, उग्र जो राष्ट्रवाद है, जो क्रांतिकारी जो उग्रवादी हैं, उनको कंट्रोल करना है। इसीलिए कोई ऐसा नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए कि शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए। और जब शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बड़े बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, तो अपने आप जो है मतलब शांति आ जाएगी और ब्रिटिश सरकार के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। तो ब्रिटिश सरकार ने, याद रखिएगा, राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को खत्म करने के लिए ब्रिटिश दमन का जो चक्र चला, जो तैयारियां की, उसी के संदर्भ में इसको हम देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। भारतीय पक्ष क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ 14 से 18 के बीच में, के बाद भारत में स्वतंत्रता की मांग और राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियां चरम पर थी। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी और कुछ अन्य कांग्रेसी या अन्य नेताओं ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग भी किया था और गांधी के कहने पर 1 लाख लोग सेना में भर्ती हुए थे। इसी को लेकर के गांधी को सार्जेंट की उपाधि दी गई, केसरे हिंद की उपाधि दी गई, ये सब उपाधियां दी गई। तो इनको लगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हो सकता है कि हमें स्वराज मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द्वितीय जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो महंगाई चरम पर आ गई। जब महंगाई चरम पर आ गई और लोगों को जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें नहीं मिल पाई, तो जो युवा वर्ग भारत का था वो क्रांति की ओर आगे फिर बढ़ने लगा। तो उग्र राष्ट्रवाद, याद रखना, उग्र राष्ट्रवाद और क्रांति की ओर जब गतिविधियां तेज होने लगी तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि इन क्रांतिकारी गतिविधियों को, राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकना होगा, नहीं तो ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए याद रखना, रॉलेट एक्ट लाया गया था। अगर आपसे एक शब्द में क्वेश्चन पूछा जाए, कि एक क्वेश्चन आया भी है कि रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था, तो बहुत सिंपल है। भारत में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों और उभरते राष्ट्रवाद को क्या करना है, खत्म करना है, समाप्त करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। उसमें क्या प्रावधान थे वो आगे बताऊंगा, लेकिन उसमें प्रावधान सिंपल अगर समझा जाए
तो प्रावधान ये था कि शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए और कोर्ट में नहीं पेश किया जाएगा, ना वो कहीं कोई दलील दे सकता है, जिससे जो है वो नेता अगर गिरफ्तार रहेगा तो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम कौन देगा। इसीलिए क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ही रोलेट एक्ट लाया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो लोग बहुत प्रभावित हुए थे, उन लोगों ने सोचा कि क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। ब्रिटिश पक्ष क्या कहता है? ब्रिटिश सरकार हर कीमत पर इन उभरती हुई गतिविधियों को कुचलना चाहती थी। इसीलिए याद रखना क्या लाया गया? रोलेट एक्ट के लिए प्रावधान लाया गया और ऐसा कानून की व्यवस्था शुरू की गई जिससे जो है इस क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन किया जा सके। उसी संदर्भ में अगर बात करते हैं तो परिणाम क्या निकला? 1917 में न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, याद रखना क्या कहते हैं, सेडिशन कमेटी, राजद्रोह समिति का गठन किया गया। इसी की सिफारिशों ने एक खौफनाक कानून को जन्म दिया। इसी सिफारिश पर, इसी समिति के सिफारिश पर रोलेट एक्ट पास करने का प्रावधान किया गया था। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका रोलेट एक्ट लाया गया था किस समिति के सुझाव पे लाया गया था, तो 1917 की न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम था सेडिशन कमेटी, या इसी को राजद्रोही कमेटी कहा जाता है, राजद्रोह कमेटी कहते हैं, याद रखिएगा। 17 में रोलेट जो है सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था, तो कमेटी का नाम याद रखिएगा और इसी की सिफारिश पर ही रोलेट एक्ट लाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो समिति 17 में बनाई गई थी और कानून 1919 में लाया गया है, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो गलती ना होने पाए, इस छोटी सी बात को और इंपॉर्टेंट बात को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 मार्च 1919 को काला कानून, जिसने भारतीयों की स्वतंत्रता छीन ली, याद रखिएगा। रोलेट एक्ट लाया गया, 17 में समिति बनाई गई और 19 में एक कानून पास कर दिया गया। इस कानून का आधिकारिक नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम या आधिकारिक नाम अगर पूछा जाए रोलेट एक्ट का, तो नाम क्या था? द अनॉरिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। तो इसका आधिकारिक नाम याद रखिएगा। रोलेट एक्ट का एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा। और इस कानून को काला कानून नाम दिया गया और मोतीलाल नेहरू ने इसके लिए एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था, ये बहुत चर्चा में है। जैसे कहा जाता है कि रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है, लेकिन बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील, ये लाइन दिया किसने था? तो ये मोतीलाल नेहरू ने दिया था। रोलेट एक्ट को अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसने कहा था, तो ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था, ये बात याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या होता है, अर्थात इस कानून में क्या प्रावधान था जिसकी वजह से मोतीलाल नेहरू को इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। तो बिना वकील का मतलब क्या है, अर्थात इस कानून में ऐसा क्या था जिसके बारे में डिफाइन किया किसने? मोतीलाल नेहरू ने, कि बिना वकील का मतलब यह हो गया कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव में कानूनी वकील रखने का अधिकार नहीं है। अर्थात रोलेट एक्ट में प्रावधान किया गया था कि अगर शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो अपने बचाव के लिए वकील नहीं रख सकता है, ये प्रावधान था। दूसरा प्रावधान था बिना अपील, अदालत में किसी भी प्रकार की अपील का अधिकार समाप्त कर दिया गया इसके द्वारा, कि आप अधिकार भी, मतलब अपील भी नहीं कर सकते कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया, हमारा कारण क्या है, मतलब कुछ भी नहीं। और तीसरा बिना दलील, अर्थात बिना मुकदमा चलाए और बिना अपराध साबित किए अधिकतम 2 साल तक जेल, नजरबंदी या इसके अतिरिक्त बिना वारंट तलाशी और प्रेस पर कठोर प्रतिबंध, ये बात याद रखिएगा। तो बिना दलील अर्थात आप ना तो बिना मुकदमा चलाया जा सकता आपके ऊपर, और अधिकतम 2 साल तक आपको जेल हो सकती है, और बिना अपराध साबित किए ही, अगर अपराध साबित नहीं है तो जमानत हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा इसमें। और इसके अतिरिक्त बिना वारंट की तलाशी भी ले जाएगी और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो रोलेट एक्ट का उद्देश्य यही था, क्रांतिकारी गतिविधियों को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए यह कानून लाया गया। रोलेट एक्ट का उद्देश्य यही था कि जो है, इसीलिए जो है मोतीलाल नेहरू ने यह लाइन कही थी कि रोलेट एक्ट बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून है।
इसे काला कानून किसने कहा था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल और जनता ने इसे काला कानून पुकारा था। सबसे पहले याद रखिएगा, काला कानून मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि ये काला कानून है, और बाद में जो जनता भी कहने लगी कि ये काला कानून है। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट पे उससे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो गलती मत करिएगा, इस लाइन को याद रखिएगा। तो बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, इसका मतलब क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं। और जब तक हम बेसिक चीजें नहीं जानेंगे, जब तक हम चीजों को डायग्राम या मैप के माध्यम से नहीं समझेंगे, तो हमें वो चीजें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो उद्देश्य यही है कि आपको चीजें पहले समझ में आए कि चीजें होती क्या थी और कैसे कैसे इनको हमें याद रखना है। अब ये कानून लाया गया, मोतीलाल नेहरू ने इसको इस लाइन से संबोधित किया, इसे काला कानून कहा गया। इसका आधिकारिक नाम क्या है याद रखिएगा, 18 मार्च 1919 को यह कानून लाया गया था, लागू किया गया था। इसको अच्छे से याद रखिएगा, जो भारतीय स्वतंत्रता की उसको छीनने के लिए था। एक लाइन मैं आपको दोबारा बता देता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन इतना केवल पूछ दिया जाए कि रोलट एक्ट क्यों लाया गया था, तो बताएंगे कि भारत में बढ़ रही उग्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को, राष्ट्रवादी गतिविधियों को समाप्त करने, दबाने के लिए एक कानून लाया गया था। एक लाइन में जाके प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की भरमार है रोलट एक्ट से, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। दमन के खिलाफ पहली राष्ट्रीय हुकार रोलट सत्याग्रह। जब रोलट एक्ट लागू हो गया और भारत के अलग अलग राज्यों में शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा, तब महात्मा गांधी ने रोलट सत्याग्रह शुरू किया। याद रखिएगा क्या था, फरवरी 1919 में साबरमती आश्रम कहां पर है? याद रखना, ये आपका अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे है। तो फरवरी 1919 में साबरमती आश्रम में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई, और उसका जो उपाध्यक्ष, याद रखना, बीजी हार्नेमन को बनाया गया। होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया गया कि जो होम रूल लीग के सदस्य हैं वो इसमें शामिल हो। और अगर आपसे पूछा जाए कि सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया था 1919 में, क्यों किया था? रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए। और उसके बाद याद रखना, अगर पूछा जाए उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो बीजी हार्नेमन थे, ये भी याद रखिएगा। सत्याग्रह चलाने के लिए याद रखना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में अखिल भारतीय स्तर की प्रथम हड़ताल और अहिंसक विरोध शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने कहा कि जो है, अब रोलट एक्ट के खिलाफ आप लोग सड़कों पे आइए, हड़ताल कीजिए और अहिंसक विरोध कीजिएगा, हिंसा मत कीजिएगा। इस आह्वान के साथ महात्मा गांधी ने यह काम शुरू किया। इसके बाद याद रखिएगा, 9 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए गांधी जी गिरफ्तार हुए। भारत में इनकी दूसरी गिरफ्तारी थी और बंबई भेजे गए। महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार चंपारण में किया गया था, और महात्मा गांधी को दूसरी बार गिरफ्तार रोलट एक्ट के खिलाफ जब वे दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तब गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी की दूसरी गिरफ्तारी भारत में थी। महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह शुरू किया, याद रखना, रोलट सत्याग्रह जब शुरू किया तो उन्होंने क्या किया कि सत्याग्रह चलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, लिखा है सत्याग्रह चलाने के लिए प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कह करके उनके हस्ताक्षर अभियान के कार्यक्रम का मजाक उड़ाया। तो महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा, ये क्यों कहा था? तो रोलट सत्याग्रह जब महात्मा गांधी चला रहे थे तो उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवा रहे थे, तो इसको उन्होंने बचकाना हरकत कहा और कहा कि अभी महात्मा गांधी राजनीतिक रूप से एक बच्चा है, अभी कोई पता ही नहीं कि राजनीति कैसे की जाती है, तो राजनीतिक बच्चा की उपाधि उस समय दी। और जब राजनीतिक बच्चा कहा तो बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट का विरोध किया और क्या कहा कि उदारवादी नेताओं ने विरोध किया। तो बताता हूं, एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा, जिसका बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार में विरोध किया। उसका कहा कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल गांधी जी के लिए नहीं कर सकते हैं। और पेपर में क्या लिखा, पुनः जो है मूर्खों भव लेख में कड़ा विरोध किया। ये बात याद रखिएगा।
तो केसरी में एनी बेसेंट का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया कि आप इस तरह के बयानबाजी नहीं कर सकती हैं, और जो महात्मा गांधी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो उदारवादी थे उन लोगों ने महात्मा गांधी का विरोध किया और कहा कि आपके इस सत्याग्रह से हम वास्तविकता नहीं रखते हैं, हम उससे अलग रहेंगे। तो याद रखिएगा, जो उदारवादी नेताओं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री तथा एनी बेसेंट ने गांधी जी के सत्याग्रह का विरोध किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोलेट सत्याग्रह जब महात्मा गांधी ने चलाया था तो किसने किसने विरोध किया? तो नाम याद रखिएगा। उदारवादियों ने कहा कि यह एक तरह से बचकानी हरकत है और महात्मा गांधी को यह सब करना शोभा नहीं देता है, और यहां तक कि राजनीतिक बच्चा भी कह करके संबोधित एनी बेसेंट ने किया। इन छोटे छोटे पॉइंट को याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। किसने क्या कहा है, किसके लिए क्या कहा गया, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आप इसको लगातार रिवीजन भी करते रहिएगा और वीडियो को पूरा देख के पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। हिस्ट्री को रटने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं। और रोड सत्याग्रह महात्मा गांधी चलाया था किसके लिए? तो चलाया था रोड जो आंदोलन था उसके लिए। महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया दिल्ली में और उन्हें मुंबई भेज दिया गया जेल में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या चीजें कही गई हैं, इनको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका थोड़ा जानेंगे। क्या कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा क्यों हुए थे और जलियांवाला बाग में गोली चलाया किसने, ऑर्डर किसने दिया, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पंजाब में सुलगती आग एक अकल्पनीय त्रासदी की ओर बढ़ते कदम, अर्थात जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड घटना हुई उसके पहले घटना को पहचाने, क्या कि वहां लोग इकट्ठा क्यों थे। तो प्रारंभिक विरोध क्या था कि स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। इसी समय श्रद्धानंद, याद रखिएगा, ये जो है ये सुझाव दिए थे सभी लोगों को कि रोलट सत्याग्रह जब चल ही रहा है और रोलट के खिलाफ जो विरोध चल रहा है इस कानून, काला कानून के खिलाफ, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि कोई भी लगान नहीं देगा। जब लगान नहीं देंगे ब्रिटिश सरकार के पास पैसा आएगा नहीं, तो मनमाना काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सुझाव ये दिया इन्होंने। फिर यहीं से आग लगना शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे घटना आगे बढ़ा। 9 अप्रैल आ गया। 9 अप्रैल को पंजाब के 2 अत्यंत लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर क्या कहते हैं, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अकारण गिरफ्तारी हो गई। तो रोलेट एक्ट कानून के तहत इन दोनों लोगों को, पंजाब के 2 लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग में जो इकट्ठा हुए थे वो किसकी गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठा हुए थे? तो डॉक्टर किचलू, सैफुद्दीन किचलू और आपका डॉक्टर सत्यपाल के अकारण गिरफ्तारी कारण इकट्ठा हुए थे कि इनको छुड़ाया जाए। आगे बढ़ते हैं, फिर घटना आगे बढ़ती है। 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया और जब 9 अप्रैल को गिरफ्तार 2 लोगों को किया गया और किस कानून के तहत किया गया? रोलेट एक्ट के तहत किया गया। तो 9 के बाद 10 तारीख आ गया। 10 तारीख को क्या घटना घटी कि गिरफ्तारी के विरोध में निकाली गई रैली पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई और कई शांतिपूर्ण आंदोलनकारी मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले ही कुछ लोग मारे गए और शांतिपूर्ण गिरफ्तारी जो है, ये क्या कहते हैं, रैली निकाल रहे थे और उसी समय गोली चला दिया गया था और कई लोग मारे गए थे। ये बात याद रखिएगा। तो जलियांवाला बाग के पहले 10 अप्रैल को ही कुछ लोग शांतिपूर्वक आंदोलनकारी को मारा गया। 13 अप्रैल का सवेरा, 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था और बैसाखी पंजाबियों का मुख्य त्योहार है। तो उस दिन क्या हुआ कि बैसाखी का दिन था। पंजाब का प्रशासन पूरी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के नियंत्रण में था। जो आपका पंजाब का प्रशासन था, क्योंकि बैसाखी का दिन था, लोगों को लगा कि हो सकता है इनकी गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोश और बढ़ जाए और लोग जगह जगह इकट्ठा होंगे तो बैसाखी मनाने के लिए, तो विरोध करेंगे ही। उसी के ध्यान में रखते हुए पंजाब का जो प्रशासन पूरी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओडायर, उनका नाम याद रखिएगा, माइकल ओडायर, और सेना के नियंत्रण में था। पूरा पंजाब इनके नियंत्रण में आ गया। किस तारीख को? 13 तारीख को।
और उसी दिन ये लोग जाकर के वहां बैठना था इन लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब ये घटना एक एक करके आप समझ गए होंगे कि कैसे जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कारण क्या था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये जलियांवाला बाग है। जलियांवाला बाग में आने और जाने का एक ही मार्ग था। ये देखिए, ये मार्ग एक ही था और उसके चारों तरफ से दीवारों से ये घिरा हुआ था। अगर कोई जलियांवाला बाग कभी गया हो तो जाके यहाँ देखेगा तो यहाँ के दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी हैं। और आने और जाने का एक ही मार्ग था। बीच में कुआं था, कुआं आज भी है, कुआं था। और इस पार्क का इस्तेमाल होता था शादी विवाह में, या कोई फंक्शन होता था, या कोई मान लो छोटी मोटी जनसभा होती थी, उन सब के लिए इस जो है ग्राउंड का इस्तेमाल किया जाता था। उसी ग्राउंड का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर किचलू और सत्यपाल गिरफ्तारी और जो गोली में कुछ शांतिपूर्ण 10 तारीख को जो गोलीबारी हुई उसमें जो कुछ लोग मारे गए, उन्हीं के विरोध में ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए। चलते हैं एक एक करके। भीड़, हजारों निहत्थे लोग, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सब इसमें थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ गोली चलने वाली है। किसी को भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वहां हमेशा इकट्ठा होते रहते थे। तो उनको लगा कि आज भी इकट्ठा हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फायरिंग। अब याद रखिएगा, दो लोगों का नाम याद रखिएगा। अब इनका अंतर बताऊंगा आपका, दोनों लोगों के बारे में बताऊंगा। यहाँ लिखा है जनरल डायर। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए ना सकरा रास्ता बंद किया और 1650 राउंड गोलियां चलवाई। जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गई तो 1650 राउंड की गोलियां चली। जो गोली चलवा रहा है, जो मौके पर खड़ा है इस गेट के पास, वो जनरल डायर खड़ा है। लेकिन इसको आदेश किसने दिया है? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने। आदेश माइकल ओडायर ने दिया था, लेकिन मौके पर गोली चलवा कौन रहा है? जनरल डायर चलवा रहा है। याद रखिएगा। अभी इनके बारे में और विस्तार से बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, जहां पे बच्चे कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। याद रखिएगा, हताहत 1000 से ज्यादा निर्दोष मारे गए, जबकि सरकारी हंटर कमेटी केवल 379 मौतों का आंकड़ा सेवा समिति इलाहाबाद से लिया गया। इसी आंकड़े के आधार पर बताते हैं कि केवल 379 लोग मारे गए। ये हंटर कमेटी कहते हैं, 1000 से अधिक लोग मारे गए। आप जरा खुद कल्पना करो कि 1650 राउंड गोली चली हो, कारतूस पूरी खाली कर दी गई हो और केवल 379 लोग मारे जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सभा का उद्देश्य क्या था? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी और गोलीबारी के विरोध में शांतिपूर्ण और सार्वजनिक सभा करना। गोली चलने के समय लाला हंसराज भाषण दे रहे थे। जिस समय गोली चलाई गई उस समय भाषण कौन दे रहा था, ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो लाला हंसराज जो है भाषण दे रहे थे। उसी समय गोली चलाई गई, इसमें लोग मारे गए। लोग छतों से इस दीवार से चढ़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए गोली जब चलाई गई दीवारों पे आज भी जो निशान लगे हैं वही है। और लोग बचने के लिए, याद रखिएगा, उस कुएं में कूदते चले गए। कुएं में कूदते चले, पूरा कुआं जो है लोगों से भर गया। उसमें कई लोग दब के मर गए, कई लोग गोली से मर गए, गोली लगने के बाद कई लोग उसमें गिर गए। इस तरह से जो है ये त्रासदी जो हुई, इसकी पूरे दुनिया में आलोचना की गई। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दर्दनाक घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें दो लोग जिम्मेदार थे। कौन कौन थे इनके बारे में देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतिहास का एक भ्रम है कि बच्चों में भ्रम है इतिहास को लेकर के कि डायर नाम के दो अलग अलग खलनायक कौन है। एक है जनरल डायर और एक है माइकल ओडायर। डायर शब्द को लेकर के इसीलिए बच्चों में कंफ्यूजन होता है, तो आज इस कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। कंफ्यूजन दूर हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन प्री में, मेंस प्री में तो पूछा ही जाता है, इंटरव्यू में जब पूछ देते तो वहां कई लोगों को क्लियर नहीं होता है। तो आज इन दोनों खलनायकों को हम जान लेते हैं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य खलनायक थे, दुश्मन थे। इतिहास के भ्रम को दूर कर देते हैं। जनरल डायर याद रखिएगा, सेना का एक अधिकारी था। सेना का अधिकारी था। पुलिस का नहीं, ये भी याद रखिएगा, कई किताबों में पुलिस लिख देते हैं। आजकल जो अफलातून किताबें आ गई हैं,
नहीं, वो सेना का, याद है ना, सेना का एक अधिकारी था, याद रखिएगा। यह घटना स्थल पर मौजूद था, अभी मैंने बताया मौजूद था, और इसी ने सेना को गोलियां चलाने का सीधा आदेश दिया था उस गेट पर, डायरेक्ट ऑर्डर दिया था। बाद में 1927 में ब्रिटेन में बीमारी ब्रेन हेमरेज हो गया के कारण इसकी प्राकृतिक मौत हो गई थी, याद रखिए। इसकी हत्या नहीं हुई थी, उधम सिंह ने इसकी हत्या नहीं किया था, ये याद है ना, ब्रेन हेमरेज हो गया, लकवा मार गया और इसकी डेथ हो गई। कब हुई? 1927 में। जनरल डायर मौके पर गोली चलाने के लिए आदेश दिया था, लेकिन ऊपर से आदेश किसने दिया था? माइकल ओडायर ने। तो माइकल ओडायर कौन है? पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, प्रशासनिक प्रमुख थे। ये पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, याद रखिएगा, एलजी थे। यह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, लेकिन इसने पंजाब में नीतियां बनाई और गोली कांड का समर्थन किया था, याद रखिएगा, आदेश इसी का था। इसे 1940 में लंदन में एक भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह द्वारा गोली मार करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और जिस समय उधम सिंह वहां गए थे, उन्होंने अपना नाम क्या रखा था? मोहम्मद आजाद सिंह। मोहम्मद आजाद सिंह अपना नाम रखा था, और एक किताब लेकर के गए थे। उस किताब के बीच में बंदूक को रख के लेके गए थे, उतना दूर किताब को काट के बंदूक ले गए थे। और इनके यहाँ नौकरी भी किया था कुछ दिन उधम सिंह ने, खोजते खोजते 1940 में जब पहुंचे, और फिर जो है इनसे जलियांवाला बाग के बारे में पूछा, और फिर इसके बाद गोली चला दिया, याद रखिएगा। तो माइकल ओडायर पंजाब के जो एलजी थे, उनको गोली मारा था उधम सिंह ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो मौके पर ये मौजूद नहीं थे, मौके पर ये मौजूद थे, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश गेट के पास दिया था, ये थे। और याद है, तो जनरल डायर और माइकल डायर में अंतर जरूर याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। मार्शल लॉ का दमन बनाम ब्रिटिश साम्राज्य की बेशर्मी। अब जो है, जब गोलीबारी हो गई, उसके बाद क्या हुआ? पंजाब की पीड़ा, जलियांवाला बाग के बाद पूरे पंजाब में क्रूर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। गुजरांवाला और समीपवर्ती क्षेत्रों पर हवाई जहाजों से बमबारी की गई। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, और गुजरांवाला और समीपवर्ती क्षेत्रों में हवाई जहाजों से बमबारी की गई क्रांतिकारियों को मारने के लिए। जनता का जवाब का ज्यादा चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया। तो जनता का जवाब क्या था? कि चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया था इस समय, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन का जश्न क्या था? जब जलियांवाला बाग हो गया, तो ब्रिटेन ने जश्न मनाया। कैसे मनाया? जनरल डायर को सजा के नाम पर सिर्फ नौकरी से बर्खास्त किया गया। वो जनरल डायर जो मौके पर मौजूद था, गोली चलाने में था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उसकी प्रशंसा हुई, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसे सॉर्ड ऑफ ऑनर, मान की तलवार, और 20,000 पाउंड दिए गए। मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने 30,000 पाउंड और जुटाए थे, ये बताया उसने। दोषियों को बचाने के लिए, याद है ना, क्या कहते थे, इंडेमिनिटी बिल पास किया गया, कि जो दोषी हैं, जिनको दोषी माना जा रहा है, ओडायर, इन सबको जो है बचाने के लिए एक कानून लाया गया, और उसने ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। इस लाइन को याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्याय का दिखावा बनाम सत्य की खोज, तो जांच समितियां, याद रखिएगा। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, पूरे दुनिया में इसका विरोध हुआ, भारत में विरोध हुआ ही, तो दुनिया में विरोध हुआ। तो जब कोई भी भ्रष्टाचार होता है, कोई पेपर लीक हो जाए, कुछ भी हो जाता है, तो सरकार आक्रोश को कम करने के लिए तुरंत समिति बना देती है, जांच कमेटी बना देगी, सीबीआई को दे देगी, जिससे जनता का आक्रोश थोड़ा कम हो जाए। वही उस समय भी था, और उन्हीं के कानून बनाए हुए आज प्रशासन चला रहे हैं, तो उन्हीं की नीतियों को तो सीखेंगे ना, कैसे वो लोग बेवकूफ बनाते थे भारतीय जनता को, ब्रिटिश सरकार, और आज भी सरकार वही काम कर रही है। न्याय का दिखावा अर्थात तो एक समिति बनाई गई, समिति का नाम क्या था? हंटर कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन बनाया। जब दबाव पड़ा, चारों तरफ से विरोध को झेलना पड़ा उनको, तो उन्होंने कहा चलो एक जो है जांच कमेटी बना देते हैं,
इससे याद रहे चीजें। हंटर कमीशन 2 है, यह भी याद रखिएगा। हंटर कमीशन जो बनाया गया एक हंटर कमीशन 1882 में बनाया गया था, भारतीय शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था। लॉर्ड रिपन के समय बनाया गया था, जिसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। और एक हंटर कमीशन ब्रिटिश सरकार ने 14 अक्टूबर और 1919 को बनाया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया था। तो इतिहास में 2 हंटर कमीशन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेतृत्व लॉर्ड विलियम हंटर, कुल 8 सदस्य इसमें शामिल थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। सचिव कौन थे? H.G. स्टोक्स। हंटर कमीशन के अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर थे। हंटर कमीशन में टोटल 8 लोग शामिल थे, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। तो 3 भारतीय कौन थे बताता हूं अभी मैं। और सचिव कौन थे हंटर कमीशन के? तो H.G. स्टोक्स से, इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। निष्कर्ष क्या निकला? डायर को हत्या का दोषी नहीं माना, केवल निर्णय लेने में हुई एक बड़ी भूल और शक्ति का दुरुपयोग बताया, और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये इस कमीशन ने सिफारिश किया कि कोई गलती नहीं है इनकी, बस निर्णय लेने में थोड़ा चूक हो गई है, बाकी कोई कुछ गलत काम इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह से हंटर कमेटी ने 379 लोगों के मारे जाने का बताया, और हंटर कमेटी ने केवल जो है एक बड़ी भूल बताया और कहा दोष, इनको मामूली दोष देने का मतलब मामूली दोषी माना, ज्यादा दोषी नहीं माना। जब हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई और उन्हें दोषी नहीं माना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, तहकीकात कमेटी बनाई, कि तुम तहकीकात करो कि जलियांवाला बाग के लिए क्या हुआ, जलियांवाला बाग में क्या हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जलियांवाला बाग के लिए कौन कौन सी जांच कमेटी बनाई गई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो आपका हंटर कमीशन है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई है उसका नाम तहकीकात कमेटी है, याद रखिएगा। तहकीकात कमेटी याद रखिएगा, इसके नेतृत्व करता पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई, उसका नाम रखा गया तहकीकात कमेटी। इसे मालवीय कमेटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे जानबूझकर इन्होंने निष्कर्ष क्या दिया कि इसे जानबूझकर किया गया क्रूर हत्याकांड बताया, और डायर पर हत्या का मुकदमा चलाने और मृतकों के परिजनों को मुआवजा की मांग किया था कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी के द्वारा, और इन्होंने बताया 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। आगे बढ़ते हैं, ये बात याद रखिएगा कि कौन कौन सी कमेटी बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, जांच समितियों में शामिल प्रमुख भारतीय चेहरे। हंटर कमीशन में टोटल 8 लोग शामिल थे, 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। तो 3 भारतीय हंटर कमेटी में कौन कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इनको याद रख लें, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। तो हंटर कमेटी में 3 भारतीय कौन कौन थे? सर याद रखना, चिमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद, ये 3 लोग हंटर कमेटी के सदस्य थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में थे। याद रखिएगा, इन 3 लोगों के नाम पूछे जाते हैं, गलती मत करिएगा। दूसरा, तहकीकात कमेटी के प्रमुख भारतीय चेहरे कौन कौन थे? तो इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय थे। इस कमेटी में महात्मा गांधी थे, जिन्होंने रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किया था। तो जो प्रारूप था, उस प्रारूप को लिखने का काम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, तहकीकात कमेटी के प्रारूप को लिखा था, क्वेश्चन पूछा जाता है। मोतीलाल नेहरू भी इस कमेटी के सदस्य थे, याद रखिएगा। CR दास, अब्बास तैयब जी और आपका जो है MR जयकर, इन लोगों ने मिलकर के इस कमेटी के में काम किया था। तो याद रखिएगा, टोटल 6 लोग इस कमेटी में थे, तहकीकात कमेटी में याद रखिएगा 6 थे, और हंटर कमेटी में 8 थे। इनमें 3 भारतीय थे, इनमें सब भारतीय ही रहेंगे क्योंकि कांग्रेस ने स्थापित किया था। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे, तो इसे मालवीय कमेटी भी कहते हैं, इसे तहकीकात कमेटी भी कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो गलती ना होने पाए और आपके क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। देश का आक्रोश, उपाधियों और पदों का सामूहिक त्याग। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो
अपने अपने तरीके से लोग अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का तरीका सबका अपना अलग अलग था। उसी में कुछ लोग जो ब्रिटिश सरकार से उपाधियां पाए थे, उन लोगों ने भी निर्णय लिया कि हम उपाधि का त्याग कर देंगे। ऐसी स्थिति में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा, हत्याकांड के गहरे विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड और या सर की जो उपाधि थी उसे तुरंत वापस कर दी। यह क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में 50+ बार आ चुका है। याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को कब त्याग दिया था जलियांवाला बाग के समय। महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध हुआ दक्षिण अफ्रीका में सहयोग के लिए मिला कैसरे हिंद का स्वर्ण पदक वापस कर दिया था, लेकिन 1920 में किया था, उस समय नहीं किया था। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था तब किया था। तो महात्मा गांधी ने अपने जितने भी उपाधि और पदक पाए थे वो असहयोग आंदोलन के समय वापस किए थे, जलियांवाला बाग के समय वापस नहीं किया था। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, एक बार नेट पे सर्च भी कर लीजिएगा, अथॉरिटी किताब पढ़ लीजिएगा, लेकिन डाउट मत रखिएगा। महात्मा गांधी जलियांवाला बाग के समय कोई भी उपाधि तत्काल प्रभाव से नहीं छोड़ा था, इस बात को याद रखिएगा। क्यों इतना जोर दे रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है और कई लोग गलत कर देते हैं। जमनालाल बजाज, ब्रिटिश नीतियों के विरोध में राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया इन्होंने। और याद रखना आपका सर शंकर नायर, ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार आ चुका है। हत्याकांड और मार्शल लॉ के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो भारतीय सदस्य थे वो इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। सर शंकर नायर ने उन्होंने कहा कि हम वायसराय की कार्यकारिणी में हम सदस्य नहीं रहेंगे। इस हत्याकांड और जो गोलीबारी हो रही है इसका जो विरोध करने के लिए। तो किसने कौन सा पद और कौन सी उपाधियां को त्याग दिया था जलियांवाला बाग के समय, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्यों ना इसको अलग अलग करके हम पढ़ लें, तो चीजें हमें याद हो जाएंगे और हमारे क्वेश्चन फिर गलत नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 वर्ष बाद प्रतिरोध, सरदार उधम सिंह का न्याय। जिस समय, याद रखना, उधम सिंह की बात करते हैं थोड़ा इनके बारे में, तो 1919 में एक घटना घटी और एक लंबा संघर्ष 1940 में जो है उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या करके बदला लिया जलियांवाला बाग का। 21 वर्ष बाद प्रतिशोध हुआ और सरदार उधम सिंह का न्याय था। जब उधम सिंह इनको मारने गए, इस पे फिल्म भी बनी है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जब इनको मारने गए तो बंदूक छुपाए कहाँ? तो एक किताब में जो उतने दूर में कागज को काट करके, बंदूक क्या करके कागज काट करके उसी में बंदूक को छुपा के ले गए थे और गोली मारा। महान क्रांतिकारी उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम मोहम्मद आजाद सिंह रखा, ने जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए 21 वर्षों तक प्रतीक्षा की। आगे बढ़ते हैं। घटना क्या हुआ? 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक सार्वजनिक सभा के दौरान किताब में छुपाई पिस्टल से माइकल ओडायर, प्रशासनिक दोषी को, की गोली मार करके हत्या कर दी गई। किसने? उधम सिंह ने किया। 21 साल बाद बदला लिया। परिणाम क्या निकला? उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 31 जुलाई 1940 को लंदन की, यानी ना, पैटर्न विलेज जेल में उन्हें फांसी की सजा हो गई। तो पैटर्न विलेज जेल में फांसी सजा हुई थी किसको? याद रखना, उधम सिंह को। किसके जो है ये जेल लंदन में है, याद रखिएगा। और 31 जुलाई 1940 को हुई थी माइकल ओडायर की हत्या के कारण उधम सिंह को फांसी की सजा हुई। ये बात याद रखिएगा। 21 साल बाद उन्होंने न्याय किया, बदला लिया, प्रतिशोध, याद रखना इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। क्योंकि बदला लेने के पीछे कारण ये भी था कि उधम सिंह खुद उस जलियांवाला बाग में शामिल थे। जलियांवाला बाग में इकट्ठा जो भीड़ थी उसमें ये भी थे, जो शांतिपूर्वक जनसभा हो रही थी उसमें ये भी थे, छोटा बच्चा थे ये, और इनके माता पिता को गोली में मारा गया था। उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने उस चीज को 21 साल बाद खोज निकाला और मारा उन्होंने। इतिहास का फैसला, जलियांवाला बाग पर ऐतिहासिक टिप्पणियां किसने क्या क्या की है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने किस आधार पर टिप्पणियां की है। महात्मा गांधी ने, प्लासी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन अमृतसर ने उसे हिला दिया। जिस प्लासी की लड़ाई युद्ध हुआ था 1757 में, ब्रिटिश सरकार की नींव रखी गई थी, जलियांवाला बाग ने उसे हिला दिया, उस नींव को हिला दिया। ये महात्मा गांधी ने कहा था। लाइन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी एडविन मॉन्टेग्यू ने कहा यह एक निवारक हत्या थी। इन्होंने कहा कि यह एक निवारक हत्या थी। ये लाइन पूछा गया है।
दीनबंधु CF एंड्रूज ने क्या कहा, यह जानबूझकर की गई एक क्रूर हत्या थी। ये एक अंग्रेज थे। महात्मा गांधी ने इन्हें दीनबंधु की उपाधि दिया था क्योंकि गरीबों की मदद बहुत करते थे, और इन्होंने कहा कि यह जानबूझकर की गई एक क्रूर हत्या है, याद रखिएगा। और आपका बिलवर्ट जो है, स्लेटर ने क्या कहा, अपने कार्यों से डायर ने पंजाब बचा लिया और भारत को खो दिया। ठीक है, ये लाइन उन्होंने कहा था। तो किसने क्या प्रतिक्रिया दी थी, जो कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए। तो हर पहलू को प्रयास किया गया है बताने का कि आपको क्लास का मतलब से कुछ रिजल्ट सामने आए और आपको जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, एक वह चिंगारी जिसने दास्ता की बेड़ियां जला दी, रोलेट के दमन से उपजी जलियांवाला बाग की त्रासदी ने हमेशा के लिए अंग्रेजों के न्यायपूर्ण प्रशासन के भ्रम को तोड़ दिया। इसने पूरे देश को मानसिक रूप से एकजुट किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक ऐसे निर्णायक मोड़, पॉइंट ऑफ द नो जो आपका रिटर्न पर ला दिया, खड़ा किया, जहां से पूर्ण स्वराज के अलावा कोई समझौता संभव नहीं था। यह सिर्फ एक हत्याकांड नहीं बल्कि ब्रिटिश राज के अंत की स्पष्ट शुरुआत थी। निष्कर्ष रूप में बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना बड़ा था, और पंजाब के लोगों के साथ क्या पूरे भारत के लोग उससे अस्तंभ रह गए उस घटना को सुन करके, और पूरे दुनिया में इसकी आलोचना की गई। अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, इन सब देशों में जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया, फ्रांस में किया गया, और सब लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि ऐसी घटना को अंजाम देना ब्रिटिश सरकार के लिए एक घातक सिद्ध होगा आगे चल के। कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसको कहा। तो जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, तो दोनों को एक साथ पढ़ना जरूरी था क्योंकि वो एक कारण था, एक परिणाम था। रोलेट एक्ट कारण था और परिणाम जलियांवाला बाग में निकल के आया, और उसका बदला 40 से पूरा हुआ उधम सिंह के द्वारा। तो इसलिए इन सब चीजों को हमें याद रखना है, कहीं क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। आज लोग यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू।